ख़त खान साहब का आर्मी चीफ को मिला या नहीं मिला, और ख़त लेकर कौन गया, कबूतर गया या कोई शख्स गया, और जिस पे आर्मी चीफ साहब ने जवाब तो दे दिया है, लेकिन साथ उन्होंने एक बात की है, बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि अगर आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को ये बताया कि अगर कोई उन्हें ख़त मिला भी, पहले तो मिला ही नहीं है, तो मिला भी तो वो वज़ीर-ए-आज़म को भिजवा देंगे। मुझे इससे एक वाक़या याद आ गया कि एक साबिक चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब होते थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक दफ़ा ख़त लिखा नवाज शरीफ के साथ, उस वक्त चल रहा था मसला, वो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ, तो मसला चल रहा था। उन्होंने एक ख़त भेजा आर्मी चीफ को कि हमें फ़ौज की मावनत दी जाए, और आर्मी चीफ थे जहांगीर करामत। आर्मी चीफ जहांगीर करामत ने वो ख़त जो है वो वज़ारत दिफ़ा को भिजवा दिया कि आप इस पर जो एक्शन लेना चाहते हैं वो लें। तो माजी में हमारे ऐसी मिसालें हमें ज्वाइन किया है बिलाल अज़हर कियानी साहब ने, MNA रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। उनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि अगर ख़त मिला वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब को इमरान खान की तरफ से जो आर्मी चीफ को भेजा गया है, तो क्या रद्द-ए-अमल या अमल? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबसार साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो पर दावत देने का। देखिए खान साहब आजकल अब चिट्ठियों का उनका शौक चढ़ा हुआ है, तो चिट्ठियाँ लिख रहे हैं, अच्छी बात। चिट्ठी आई है, हाँ बस, तो और बड़े दिनों के बाद यकीनन जी। तो आप बड़ी, मेरे ख्याल से कल जो आर्मी चीफ का बयान चला है, आई थिंक इट वाज वेरी एप्ट। और जो आपका सवाल है, अगर प्राइम मिनिस्टर के पास आता है तो उनको क्या करना चाहिए, तो मेरी तो एक नाकिस राय में तजवीज़ यही होगी कि उसके ऊपर बस सब्सपेंस से सीन लिख के किसी अच्छी सी फाइल में डाल के साइड पे रख दें। सब्सपेंस से सीन लिख दें, सीन लिख दें, सीन या रेड या वाला लिखें या अंग्रेजी वाला सीन, अंग्रेजी वाला जो एक ब्यूरोक्रेटिक सरकारी जुबान में सीन होता है, उसको ग्रीन पेन से क्यों, रेड से लिख सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर आमतौर पर सबसे लिखते हैं, सबसे तो आई थिंक मुनासिब होगा। इस चिट्ठी की इससे ज़्यादा कोई अहमियत नहीं है। तो ये नहीं हो सकता कि प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि खुद सियासतदान है, एक सियासतदान का खाता है, उन तक पहुंचे है तो उस पर वो कुछ। सर देखिए बात ये है कि यहाँ पे खान साहब ना, अब ये एक टिपिकल हम बिहेवियर देख रहे हैं कि पहले आपने हर तरीके से आग लगाने की कोशिश की, बदमाशी करने की कोशिश की, उकसाने की कोशिश की, आपने नाव में किया, आपने ओए तोय की, आपने आर्मी चीफ, अफवाज पाकिस्तान, शोहदा, जवानों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया, गालम गलोच की, आपके ऑफिशियल अकाउंट से बाकायदा इस तरह की ज़ुबान निकली। उसके बाद आपने हमले किए बाकायदा जवानों पर। जब कुरम में हादसात हो रहे थे तो खैबर पख्तूनख्वा के CM को इमरान खान साहब ने कहा कि आप पुलिस को दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के बजाय आप इस्लामाबाद पर हमले के लिए इस्तेमाल करें और अपने जवानों पर हमले करें। तो आपने वो सारे शौक पूरे किए, आपकी फ़ाइनल कॉल भी डिफ्लेट हो गई। तो अब उसके बाद जब ये सारी साजिशें, सारे हमले नाकाम हो गए हैं, तो अब आप ये चिट्ठियाँ लिखने पर आ गए, तो आप चिट्ठियाँ लिखें और बिल्कुल वो अपना शौक पूरा करें, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखें, इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि ये सब चालें हैं। बिल्कुल चालें। किस किस्म की ये चाल है? नहीं, चाल यही है ना जी कि देखिए आपके सारे जब हमले और आपकी सारी साजिशें अपनी कुर्सी के हवस में, अपनी रिहाई के हवस में फेल हो गई हैं, जिसके लिए आपने बार बार साबित किया है कि आप मुल्क को कोई भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हैं, तो उसके बाद आपकी एक अटेंशन सीकिंग बिहेवियर की एक चिट्ठियाँ हैं। हर दिन एक चिट्ठी आ जाती है, खबरनामे में चल जाएगी, हेडलाइन चल जाएगी, टॉक शो की जीनत बन जाएगी। उस दिन पता चला उमर अयूब साहब ने एक डोसियर लिखा है, वो भी यही तरीका है। नहीं, किसकी अटेंशन सीकिंग कर रहे हैं आप? टॉक शो की जीनत, एक रेलेवेंस रह जाती है, उनको ये होता है कि चलें कोई ना कोई जवाब आ जाएगा, कोई बात उस पर कर देगा। ये नहीं करेंगे तो अभी क्या करेंगे? लेकिन उनकी फॉलोइंग तो है ना। देखें, आप भी एक फौजी फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, आपके वालिद साहब जनरल बड़े ऑनरेबल इंसान हैं। जितना आपके कैंटोनमेंट के अंदर उनके लिए अभी भी, देखिए जो विल्सन है, एक अमेरिकन सेनेटर है, उसने प्रेसिडेंट को और उस प्रेसिडेंट को ख़त लिखा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री के उन लोगों पर पाबंदी लगा दी जाए जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन में मुलव्वस हैं। ये आपके अंदर जो कैंटोनमेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं, रिटायर्ड ख़ास तौर पे, उनको ये सब कुछ एक्सेप्टेबल कैसे है? मुझे इसका जवाब नहीं मिला। मैं अब साहब एक तो इस प्रीटेक्स्ट से एग्री नहीं करता कि कोई एक्सेप्टेबल है कैंटोनमेंट को, या किसी भी ऐसे शख्स को। नहीं, मैं जानता हूँ जाती तौर पे लोग। देखिए अगर रिटायर्ड हैं, देखिए वो कहते हैं जी बस ये हमें तो सिर्फ ये चाहिए और हमारे घर वालों को। देखिए ये बात होती है। बात ये अबसार साहब कि आप मुझे मेरा सवाल ये है कि एक इदारा है, उससे रिटायर्ड है, राइट? वो उसके इदारे के ख़िलाफ़ ये, मैं देखिए मैं एक क्रिटिकल रहा हूँ इस्टेब्लिशमेंट की, पॉलिटिकल उसमें अभी भी हूँ। ये इदारा आपका, उसके जो लोग हैं उनको ये नज़र नहीं आता इतने बिल्कुल आना चाहिए लेने के बाद ये कुछ हो रहा है अमेरिका में पाकिस्तान मिलिट्री के ख़िलाफ़, और वो सपोर्ट कर रहे हैं इसको। ये कॉन्ट्रडिक्शन क्या है? नहीं अबसार साहब, मेरे ख्याल से तो जी वो सारे हमारे
भाई बहनें जो अफवाज पाकिस्तान में सर्व कर रहे हैं या कर चुके हैं वो जानते हैं कि मुल्क का दिफा करना क्या है, और मेरे ख्याल से उनको भी इस बात की बखूबी समझ है या होनी चाहिए कि 9 में गालियां इतनी पड़ रही हैं एक तरफ से, उन्हीं को सपोर्ट भी किया जा रहा है। देखिए अगर कोई कर रहा है तो मैं तो ये कहूँगा नहीं जी गलत कर रहा है, मेरे नज़दीक कोई हुब्बल ये तो खैर इसके लिए तो मुझे आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है, कर क्यों रहे हैं। मैं जानना ये चाहता हूँ, मुझे एक्चुअली देखें एक इंसान के तौर पर एक साइकोलॉजी समझना चाहता हूँ लोगों की कि कौन ऐसे कर सकता है और क्यों कर सकता है। मैं तो जी नंबर 1 इस बात में मैं कम से कम अग्री नहीं करता कि कोई ज़्यादा अक्सरियत है कोई जो ऐसा सोचती है। हाँ, अगर कोई लोग इसको सपोर्ट करते हैं तो एक सालों का एक प्रोपेगेंडा है, एक अब्यूज़ ऑफ सोशल मीडिया है जो पीटीआई करते आई है। उस प्रोपेगेंडा के खिलाफ हम जंग लड़ रहे हैं जी, और वो हम जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइज करके लॉन्च किया उनको भी कुछ नहीं कहा गया। देखिए अब ये पीटीआई की एक सोशल मीडिया की एक अब्यूज की मशीन चलती रही है, और वो आज भी डेलिबरेटली चलाई गई, नहीं ट्रेन की गई, पैसे दिए गए। नहीं वो अब देखिए वो जो एक हम जब कहते थे कि 2018 से 22 के दरमियान जब बैसाखियों की हम बात करते हैं तो बैसाखियों के अंदर एक ये पहलू था उसका, उन बैसाखियों से कुछ देखिए बिल्कुल जी जो भी मैं तो कहता हूँ जो भी मुलव्वस था वो अवाम के कटहरे में भी मुजरिम है, और यकीनन देखना जाना चाहिए कि कौन उस वक्त मुलव्वस था, क्योंकि ये जो कॉस्ट है आज भी देखिए दहशतगर्दी के खिलाफ हम जो जंग लड़ रहे हैं, दहशतगर्दी ने अगर आज भी 10 लोग शहीद हुए हैं जी और हम जी और इन लोगों को, और फिर इस पे जो तनकीद की जाती है उसको कैंटोनमेंट से सपोर्ट मिल रही है। देखिए मैं इस पे मैं इसलिए ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता क्योंकि मैं नहीं बिलीव करता कि कैंटोनमेंट में सपोर्ट है। हाँ, अगर कहीं पे है, अगर किसी की भी है तो मेरे नज़दीक उसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि मेरे नज़दीक सियासत कर क्यों रहे हैं, उनका ज़मीर कैसे इजाज़त देता है, मैं ये जानना चाहता हूं। हो सकता है जी प्रोपेगेंडा के नजर हो गए हों, हो सकता है कि उन्हें ये लोग गलत है जी, माओ के बच्चे जाते हुए नजर नहीं आते अपनी फौज के। मेरे नजदीक जी कोई भी शख्स देखिए पीटीआई जिस तरह की बातें करके जिस तरह के काम उसने किए किसी और ग्रोह ने किए होते सियासी लबादा उड़े बगैर। आप कहते हैं ये लोग किस तरीके से बोल किस तरह से, ये आप थैंक यू वेरी मच मेरे इसी मौक़िफ़ को साबित कर रहे हैं ना कि उनको वहां से सपोर्ट है। तो जी आज ये सवाल नहीं उठ रहा। मैं कह रहा हूं जी कि सियासी लबादा एक ओढ़ के उसको डिफेंस यूज करते हैं अपने नौ जस्टिफाई करने के लिए। बार बार आप अफवाज पाकिस्तान और शोहदा और जवानों पर हमले करने का, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का वो दिफा करते हैं, मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेलने का, IMF के प्रोग्राम को सबोटाज करने का, ये सारे जराइम किसी और ने किए होते तो आप कहते हैं ये लोग बोलते किस तरह, और ये आके छाती थान के आज रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और जमहूरियत की बात करते हैं। रिटायर्ड को नजर क्यों नहीं आता ये? देखिए मैं इस पे ज्यादा कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरे ख्याल से नजर आता है, मेरे ख्याल से लोगों को बाशऊर लोगों को नजर आता है। फिर मैं उनके ज़मीर के जिंदा होने पे क्वेश्चन उठा सकता हूं। नहीं देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जो बाशऊर लोग हैं वो ये बात समझते हैं, चाहे वो रिटायर्ड हों, फौज से हों, फौज से बाहर हों, बाकी यकीनन तो बाशऊर नहीं है। नहीं मगर देखिए कुछ लोग हैं जो कि बिल्कुल वो पेट्रियोटिक भी हैं। मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं आपसे गुजारिश, मैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कुछ, मैं सिर्फ उनसे ये पूछा जहां से वो पेंशन लेते हैं वहां के भी वफादार नहीं, मुल्क को छोड़ दें, वतन को छोड़ दें। नहीं मैं देखिए दो लोग हैं, दो कैटेगरीज हैं। एक वो लोग हैं जो सारे हकायक जान के भी ऐसी चीज को सपोर्ट करते हैं, ये तो हरगिज मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इनके पीटीआई के प्रोपेगेंडा, इनकी सारे झूठ सर बच्चे के खिलाफ नहीं देखिए आज तो नहीं है, प्लॉट तो कोई नहीं छोड़ते। मगर देखिए ये जंग हमने, आप सीएमएच में इलाज करवाना तो नहीं उन्हें बुरा लगता, हमने हकायक की जंग मिलकर लड़ी है। DHA में रहना बुरा नहीं लगता, लेकिन ये यहाँ आके वो मासूम हो जाते हैं, इतने मासूम होते हैं तो और क्या चाहिए। अच्छा चलें हम आगे बढ़ते हैं। जजेस के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि कुछ जजेस मिसकंडक्ट के मर्तकब हुए हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस आ सकता है, तो क्या आप रेफरेंसेस की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जुडिशरी में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ हुकूमत की कन्फ्रंटेशन है या उनकी हुकूमत के साथ है। ये देखिए अबसार साहब इस पे मेरे ख्याल से काफ़ी वजाहतें आ गई हैं। राना साहब ने भी बात की, मैंने बाद में फिर आज़म तारड़ साहब ने भी इस पे वजाहत दी। राना सनाउल्लाह साहब की बात का कॉन्टेक्स्ट ये था कि जिस तरीके का कॉन्डक्ट आजकल हो रहा है, हम अक्सर देख रहे हैं जजेस की तरफ से कुछ चिट्ठियाँ, फिर उन चिट्ठियों का जो कंटेंट है फिर वो चिट्ठियाँ लीक कर दी जाती हैं। उन चिट्ठियों के अंदर अक्सर कभी कभी एग्जीक्यूटिव पार्लियामान पे हमला भी होता है।
तो इन चीज़ों के ऊपर वो ये कह रहे थे कि कहीं ना कहीं देखा जाना चाहिए कि किसी तरह की मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब या उसकी डेफिनेशन में आता है कि नहीं, ठीक। उसको हरगिज़ इस तरह कंस्ट्रू नहीं किया जाना चाहिए कि कोई रेफरेंस आ रहा है, ऐसा कोई अभी फैसला नहीं है। मगर मेरे ख्याल से जो उनकी बात है उसमें एक वजन तो है कि ये दिस कॉन्डक्ट इज़ नॉट बिकमिंग ऑफ जजेस, कि रोज़ाना ये जो चिट्ठियों का एक सिलसिला और ये एक दूसरे को लिखी हुई चिट्ठियाँ उस जज के पास पहुंचने से पहले मीडिया में होती हैं, मेरे ख्याल से दिस डजंट सर्व द जुडिशरी एट ऑल। इस सिलसिले को रुकना चाहिए। इसी तरह गुज़िश्ता हफ्ते एक जज साहब ने जो पार्लियामेंट के हवाले से बात की और उसका बिल्कुल ज़बरदस्त एक उसको एड्रेस किया स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली ने, वो करना पड़ा और करना ज़रूरी है। तो इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और मेरे ख्याल से राना सनाउल्लाह साहब ने उस हवाले से बात की थी और बिल्कुल मुनासिब बात की थी। आई थिंक द जजेस शुड रियली रिकन्सिडर देयर कॉन्डक्ट इन दिस बिहाफ। बहुत शुक्रिया बिलाल अज़हर साहब हमसे बात करने का। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का, और हमारा आज का एडिटोरियल हमारे पिछले एडिटोरियल से जुड़ा हुआ है। पिछले हफ्ते हमने एक एडिटोरियल किया था जिसमें हमने बताया था कि सेनेट की कायमा कमेटी जो एनर्जी पे है उसकी और वापडा के दरमियान एक झगड़ा चल रहा है, जिसमें एक ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ज़ेर बहस है। उस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक 187 ऑडिट पैराग्राफ हैं, 187 ऐसे प्रोजेक्ट की निशानदेही की गई है, ऐसी बेज़ाब्तियों की निशानदेही की गई है वापडा के काम में, जिसमें वापडा ने कौमी ख़जाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया है। 29 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी वो थी जिस पे हमने ये कमेटी की रिपोर्ट को कोट किया। फिर उसके बाद ये था, कमेटी का मौक़िफ़ भी हमने उसमें दिया। उसके बाद ये था कि 23 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। उसके बाद था कि 74 करोड़ रुपए की 78 मज़ीद गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं। और अब हुआ ये है कि ये कायमा कमेटी में ये सारी बहस हो रही है। हम अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं लेके आए, कायमा कमेटी ने ये कहा, और उसकी मीटिंग कल होनी थी। कल जुमेरात गुजरी है, लेकिन कायमा कमेटी के चेयरमैन जो हैं वो मौजूद नहीं थे, तो वो मीटिंग नहीं हो सकी, इसलिए मज़ीद इस मामले पर बहस नहीं हुई। लेकिन वापडा के जो DGPR हैं मोहम्मद आबिद राना साहब, उन्होंने हमें एक अपनी साइड का मौक़िफ़ भेजा है जिसको हम आपसे बताना चाहते हैं। मैंने आपको बताया 3 चीज़ें हमने मेंशन की, 29 अरब की बेज़ाब्त की, 23 करोड़ की गाड़ियाँ और 74 करोड़ रुपए की 78 गाड़ियाँ। और उस पर मौक़िफ़ उनका जो आया है वो 74 करोड़ रुपए की 78 गाड़ियों पे है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये तहकीकात 2022 में शुरू की गई थी, और उन्होंने कहा कि 78 की जगह सिर्फ 44 गाड़ियाँ ख़रीदी गई हैं, जिनकी ख़रीदारी के लिए तमाम प्रोसीजर को मुकम्मल फॉलो किया गया है। और साथ उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ मोहम्मद डैम प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी थी, इसलिए ख़रीदी गई हैं। फिर उन्होंने एक और दावा भी किया कि हमने बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई, बिजली की कीमतों के लिए वापडा को कसूरवार नहीं ठहराया जाना चाहिए। और साथ ये भी कहा है कि वापडा का बिजली की कीमतों से कतई कोई ताल्लुक़ नहीं, ये सिर्फ डैम्स बनाने का जिम्मेदार है। ये तमाम बातें उनकी पार्शली करेक्ट इसलिए हैं। हमने जिक्र किया था कि जो वापडा के बिलों में टैक्स लग के आते हैं उनकी तादाद 18 है, वो कलेक्ट होते हैं मुख्तलिफ नामों से, जिसमें से एक टैक्स नीलम जेहलम के नाम पे कई साल तक हम देते रहे, 2018 तक। और नीलम जेहलम का जो प्रोजेक्ट है वो तमाम का तमाम वापडा ने बनाया है और वो तबाह हो चुका है। इस वक्त भी वो बंद है, वापडा उसकी निगरानी करता रहा, बनवाता रहा, और अभी भी उस पर तकरीबन 55 अरब रुपए मजीद लगेंगे तो वो प्रोजेक्ट चलने के काबिल हो सकेगा। इस सब का जवाब हमें नहीं, कायमा कमेटी को देना है वापडा ने, और कायमा कमेटी को दे, क्योंकि कायमा कमेटी की मीटिंग अभी होनी है, उसमें इन सवालात का जवाब देना पड़ेगा। उसमें 187 जो ऑडिट पैराग्राफ हैं उनमें जो बेज़ाब्तगियाँ हैं उनका हिसाब भी देना पड़ेगा। और अगर कहीं अपॉइंटमेंट्स में बड़े ऑफिसर्स की, चेयरमैन की कोई बेज़ाब्तगियाँ हैं, अगर वो मामलात भी हैं तो में पेंडिंग है या असम्बली के सामने, उसका जवाब भी वापडा ही को देना है। एक तरफ सेनेट कायमा कमेटी का मौक़िफ़ है, दूसरी तरफ वापडा का मौक़िफ़ है। हमने दोनों आपके सामने रख दिए हैं। और 508 अरब रुपए का जो नीलम जेहलम प्रोजेक्ट है जो बंद पड़ा है आज भी, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। कायमा कमेटी को भी चाहिए इस पे देखे कि वापडा इतने गैर जिम्मेदार और इतना गैर पेशा वाराना तरीके से इन मामलात को क्यों हैंडल कर रहा है। हमने आपके सामने हक़ाइक़ रख दिए हैं, फैसला आप करें।